नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं सार्थक टॉक। आज मेरे साथ मौजूद हैं शरद सवल जी, जो कि महेश्वर से आते हैं और आपका एक लंबा अनुभव रहा है रंगकर्म का। आपसे जब बात हो रही थी तो आपने बताया कि रंगकर्म मैं तब से कर रहा हूँ जब से मुझे ठीक से याद भी नहीं कि हाँ मैंने रंगमंच शुरू कर दिया। वो करने क्या मतलब, इस आशय मेरा इस प्रकार से है कि सबसे पहले तो नाटकों के प्रति रुझान था। तो बचपन में मुझे अच्छी तरह याद है कि लगभग होश संभालने के साथ ही से सब जब रामलीला, कृष्णलीला, भागवत कथा, पुराण, भजन इत्यादि देखते देखते हम बड़े हुए। कृष्ण जन्माष्टमी, तो ये सारे मतलब जो कार्य होते थे इसमें इनको देखते हुए तो रामलीला और कृष्णलीला वगैरह जो हमारे यहाँ गांव में हुआ करती थी और गांव के लोग ही किया करते थे एक्चुअली, उन्हें देखकर ही मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैं उसको करने में ही शामिल करता हूँ कि भाई वहीं से मेरा रुझान और रुचि बढ़ी। और धीरे धीरे वही मेरे खेल में भी शामिल हो गई। बचपन में हम खेल भी मतलब रामलीला के और कुछ फिल्में देख लेते थे। फिल्में भी हमको बचपन में देखने को मिली, तो फिल्मों की नकल किया करते थे। तो ऐसे खेल में भी हमारा नाटक ही शामिल होता था। आप पिछले 3-4 दिन से सीधी में हैं। जी हाँ। और आप सीधी के रंगमंच को बहुत करीब से देख रहे हैं। आपने नाटक देखे 2 अभी लगातार और आप आगे भी नाटक देखेंगे। आप महेश्वर से आप यहाँ तक आए और आपने इतनी जीवन की लंबी यात्रा रही आपकी। और हमारे यहाँ तो नाटक अभी जो कल का नाटक था, नाम था नाटक का मथानी लोहार, वो दरअसल एक लोक नायक की कहानी है। वो दरअसल एक फ्रीडम फाइटर की कहानी है और वो जो जमीन से उठता है, गांव का आदमी है और जिसको समझ आता है कि हमारे क्रांतिकारियों को हथियारों की आवश्यकता है और उसके लिए हथियार मैं तैयार करूं क्योंकि मैं इस कार्य में प्रवीण हूं। तो सर, आप क्या अंतर देखते हैं महेश्वर से आकर के यहाँ तक के लोग कि कैसे कैसे रंगमंच बदलता जाता है जगहों, परिवेशों और सभ्यताओं के साथ? नहीं, जहाँ तक मैं तो मेरा तो आने का कारण ही यहाँ के नाटक रंगकर्म और विशेष करके जो इनकी अभी कार्यशाला चल रही है 75 दिवसीय है, उसी के नाटक और उसकी प्रक्रिया देखने के लिए ही मैं आया हूँ। और उसमें मेरी बिटिया भी है और मेरी एक स्टूडेंट भी है। तो 10 लोगों का वो जो समूह है जिसमें कार्यशाला में है, उसमें 2 लोग समझ लो कि 2 लड़कियां जो हैं वो मेरी बेटियों की तरह ही हैं। एक तो बेटी ही है। तो इनका काम भी मुझे देखना था और इनका हौसला भी बढ़ाने के लिए मेरा आना आवश्यक था। तो मैंने देखा कि भाई नाटक इनका जो मथानी लोहार की बात आपने की है, सच में बहुत अच्छी प्रस्तुति थी। और उसके बारे में यहीं पर आके जाना कि मथानी लोहार एक स्वतंत्र वीर तो हुए हैं जिन्होंने अपने तरह से स्वतंत्रता में योगदान दिया है। कि अब वो लोहार थे तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को तलवार चाहिए तो उन्होंने बनाई और उसके लिए पूरा समवेत प्रयास किया। बाकी दूसरे लोगों को भी उसके लिए प्रेरित किया और उनका सहयोग लिया। लेकिन प्रस्तुति बहुत अच्छी बनी और उसके बारे में ये भी पता लगा कि उनके पास उसका कोई बहुत ही इतिहास का कोई उनका उनके पास कोई पुख्ता दस्तावेज कुछ भी नहीं था। बहुत खोज के बाद, हाँ, बहुत खोज के बाद भी कुछ नहीं मिला। तो भी एक इतना उसके बारे में था कि एक ऐसा कोई व्यक्ति था जिसने ऐसा ऐसा कुछ किया। उसको लेकर इन्होंने जनश्रुतियों के माध्यम से इन्होंने इकट्ठा किया और रोशनी प्रसाद ने बहुत अच्छा नाटक लिखा उसके ऊपर। बिल्कुल सर, इसकी तो शुभकामनाएं। हाँ, बिल्कुल और बहुत अच्छा काम किया। और नीरज कुंदेर ने उसको बहुत अच्छा निर्देशित किया और विशेष करके ये बिल्कुल नए बच्चे थे, इनसे बहुत अच्छा काम लिया। क्योंकि अभी लगभग मतलब 1.5-2 महीने की इनकी ट्रेनिंग हो गई है। तो इनको देखकर कहीं लगता नहीं था कि ये नए लोग हैं, जबकि इनमें से 2 को तो मैं ही जानता हूँ जिनको मंच के बारे में कुछ नहीं पता था। एक मेरी बेटी और एक मेरी स्टूडेंट, ऐसे बहुतेरे लोग थे कि बिल्कुल मतलब नए हैं, लेकिन उनको इतने सीमित समय में भी उसकी जो प्रशिक्षण प्रक्रिया हुई है वो काफ़ी उम्मीद जगाती है और इन्होंने बहुत अच्छा किया। और प्रस्तुति भी हर दृष्टि से अच्छी थी। उसकी परिकल्पना अच्छी थी, उसका निर्देशन अच्छा था, उसमें अभिनय अच्छा था, प्रकाश व्यवस्था, संगीत और हर प्रकार से हर दृष्टि से नाटक प्रभावकारी था। और
सभी को उसने प्रभावित किया। जी सर। सर मैं वापस फिर से रंगमंच में आता हूँ। आप उस जमाने से हैं कि जब फिल्मों की जब बात की जाए तो उस समय बहुत ही चुनी हुई भाषाओं में और बहुत सीमित जगहों में फिल्में बना करती थी। अब तो ऐसा है कि लगभग हर आंचलिक बोली में और सोशल मीडिया के आने से तो यूट्यूब में हर एक बोली में, हर एक भाषा में लगभग फिल्में बन रही हैं, एक्टिंग्स की जा रही है। आप जब रंगमंच कर रहे थे तब उतनी फिल्में नहीं थी, और थी भी तो बहुत सीमित मात्रा में थी, और उनका सिर्फ माध्यम था थिएटर अर्थात सिनेमाघर। आज जब अलग अलग माध्यम उत्पन्न हो रहे हैं, ओटीटी का प्लेटफॉर्म आ रहा है, तब आप इसका प्रभाव रंगमंच पर किस तरह देखते हैं? नहीं, ये फिल्में जो हैं निश्चित रूप से कि एक साधन, एक मोबाइल और इस प्रकार की जो चीज़ों का आगमन हुआ, इससे एक आम जन तक ये चीज़ें पहुंची हैं। बिल्कुल सर। और इससे एक बड़ा मतलब फायदा भी बहुत हुआ है, ऐसा बिल्कुल, नहीं इसमें है। तो संदेह ही नहीं। क्योंकि खास करके नाटक को यदि ले लें, क्योंकि नाटक के लिए तो कि नाटक ऐसी कला है कि जो जीवंत कला है, जिसके अंदर मतलब आपको स्वयं सम्मिलित होना भी पड़ेगा और दर्शकों के समक्ष ही इसका सही आनंद आता है। बिल्कुल। लेकिन संगीत के कार्यक्रम है, नृत्य के कार्यक्रम है और दूसरी विधाएं हैं जो कुछ है, उन सबके उनको बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है। और इसमें जैसे कि प्रतिभा की खोज जैसे कार्यक्रमों के बारे में भी, तो अभिनय में भी, गायन में भी, संगीत में भी, नृत्य में भी बहुत सारी चीजें उस पर आती हैं। सवाल ये था सर कि अब जो ये नई चीजें सामने आई हैं आधुनिकीकरण के साथ हमारे डिजिटल फॉर्मेट के, इसका असर क्या पड़ा है रंगमंच पर? नहीं, रंगमंच पर कभी किसी चीज का असर पड़ेगा नहीं। रंगमंच का मतलब कोई पर्याय संभव नहीं है, और हर एक माध्यम की अपनी एक उपयोगिता है। तो उस मायने में रंगमंच का जो जीवंत होना है और दर्शकों के समक्ष उसकी प्रस्तुति है, इसका कोई दूसरा कोई विकल्प संभव ही नहीं है क्या। बल्कि मैं तो कहूँगा कि ये नाटक आजकल जो है कि टीवी के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से जो थोड़ा बहुत आम जन तक पहुंच रहा है, ये उससे एक प्रकार का लाभ है क्या, क्योंकि आजकल रिकॉर्डेड नाटक भी लोग करने लगे हैं, दिखाते हैं, तो ये एक प्रकार से उसका लाभ है। लेकिन नाटक का असली आनंद तो एक जीवंत नाटक को देखने में ही है, और उसका विकल्प कुछ नहीं है। और उस दृष्टि से मैं इसके ऊपर कोई खतरा या कोई इसका कोई भविष्य अंधकार में है, ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। और दूसरी बात कि अभिनय के क्षेत्र से जितनी भी चीजें हैं, अभिनय हो, निर्देशन हो, या उससे संबंधित जितने भी कलाकार जुड़े हुए हैं, वो सबका प्रशिक्षण संस्थान तो नाटक ही है। बिल्कुल। तो उसका तो हमेशा उसका जो औचित्य है वो बना रहेगा, उसका महत्व बना रहेगा। और जिसको भी नवागत को कुछ करना है यदि, तो उसको सबसे पहले या नाटक करना चाहिए। तो वो इस क्षेत्र में रह के इससे संबंधित बहुत सारी चीजें बाद में, चाहे वो फिल्मों में अभिनय करे या निर्देशन करे या और कुछ भी करे, लेकिन नाटक एक प्रकार की मतलब अभिनय की पाठशाला है। अभिनय की पाठशाला नहीं, अभिनय नहीं, जितने भी प्रकार की कलाएं हैं ये सबके अनुशासन को छूते हुए निकलता है। इसमें सारी कलाएं सम्मिलित होती हैं। कला का एक भी ऐसा पक्ष नहीं है जो इसमें अछूता रह जाता है। तो वो लगभग सभी चीजों का से उसकी जानकारी मिलती है, उसका उसमें उसका ज्ञान वर्धन होता है, और उसमें उसकी जिसमें उसकी विशेष योग्यता है या प्रतिभा है, वो उसमें आगे निकल जाता है, वो निकल सकता है। बिल्कुल। चाहे चाहे वो लिखने में निकल जाए। अब जैसे यहीं पर एक बात मैंने बताई कि रोशनी प्रसाद जी अब जो यहाँ पर रंगमंच से जुड़े रहे, आजकल वो अच्छा खासा नाटक लिख रहे हैं, जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। बिल्कुल सर। तो इस तरह से नाटक की अपनी महत्ता है। सर जी, यावत जाते सिल पर परत निशान। हाँ, और वो सदा रहेगी। बिल्कुल सर। और नाटक को इसी रूप में, इसीलिए इस समझ के साथ सबको बढ़ावा देना चाहिए, उसका सहयोग करना चाहिए, और नाटक से जुड़ने का कोई अवसर मनुष्य ने खोना नहीं चाहिए। क्योंकि अब आज के समय में जो स्थितियां आप जो कह रहे हो कि ये दुनिया भर की सारी चीजें हो गई हैं, उसके अंदर हमारी संस्कृति को जानने, समझने, संरक्षित करने, संवर्धित करने का सबसे यदि सुगम साधन, सुगम और सस्ता भी साधन यदि कोई है तो वो नाटक ही है। उसको हम यदि बचा के रखते हैं तो हम अपनी संस्कृति को भी कहीं ना कहीं संरक्षित कर रहे हैं और उसको संवर्धित कर रहे हैं। सर, आपने ऐसा कोई नाटक अपने जीवन में, आपका तो लंबा अनुभव रहा,
लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक पात्र किसी व्यक्ति को बहुत करीब से छू के चला जाता है, और फिर उस पात्र को आप अकेले में बैठ के सोचते हैं कि क्या पात्र था वो। आप ऐसा कोई संस्करण बताएं मुझे नहीं जिसमें। नहीं, वैसे तो क्या है कि हमारे लिए हर एक पात्र उतना ही महत्व का होता है, लेकिन निश्चित रूप उस से। दिल के हाँ, बहुत लेकिन ज्यादा जब बताने की भी बात आती है तो फिर एक या दो या तीन के बारे में ही बोल वही सकते हो आप, वही दूसरे ज़्यादा तो निश्चित रूप से एक महानिर्वाण करके नाटक है, सतीश आलेकर का लिखा हुआ और अलख नंदन का डायरेक्ट किया हुआ प्ले है, जिसमें मुझे एक बुद्धू युवक की भूमिका मिली थी। तो जैसा कि आज आपने यहाँ का भी एक नाटक देखा, उसमें उस प्रकार की बहुत सारी मतलब चीज़ें थी, तो उसका शरीर तो बढ़ गया है उस पात्र का, लेकिन बुद्धि नहीं बढ़ी है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगभग में 6 फीट है और थोड़ी बहुत स्वास्थ्य वगैरह भी ठीक है, लेकिन इसी काया के साथ उस अल्प विकसित मस्तिष्क को, जिसकी कहीं नाक बह रही है, उसको पता नहीं है, उसको किसी चीज़ का बहुत ज्ञान नहीं है, भान नहीं है, लगभग बुद्धू है वो, है ना, क्योंकि उसके मस्तिष्क का विकास नहीं हुआ है। ये ऐसी चुनौतीपूर्ण भूमिका मुझे मिली थी और मैंने की, और दर्शकों की तरफ से जो प्रतिसाद मिला उससे कह सकता हूँ कि उसे बहुत सराहा गया और मुझे बहुत उसका मतलब उसकी प्रशंसा भी मिली। और ठीक इसी तरह से एक हैवदन नाटक, जिसमें कि मुख्य भूमिका में 2 पात्र हैं, तो उसमें से एक भूमिका मुझे मिली थी। उसका पात्र का नाम है कपिल, जो एक मतलब बलिष्ठ और अखाड़ेबाज आदमी है लेकिन भोला है। तो उस चरित्र में भी मुख्य बात मुझे यही लगी कि वो बंदा जो है, उसका जो मुख्य चरित्र है ये कि भोला है, वो भोला भाला इंसान है, जिसके मन में कपट नहीं है, कोई छल छिद्र नहीं है। तो आप मान सकते हैं कि निश्चित रूप से कि उस प्रकार का भोलापन को एक्ट करना एक मतलब निश्चित रूप से थोड़ा सा कठिन काम है। हाँ, और नहीं, हम भी अब उतने भोले रहे नहीं, वही ना, निश्चित रूप से। और एज एन एक्टर भी हमको तो क्या है कि बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं, सबसे तो कठिन चुस्त चालाक हम होते ही हैं निश्चित रूप से, कठिन काम होता है। लेकिन जब ये चुनौती आई तो मैंने उसका भी, जैसे मैंने बुद्धू युवक का बताया कि बुद्धू युवक में भी मैंने क्या किया कि अपने मेंटल में जो मेरा मानसिक स्तर है, मैंने उससे उसको डाउन किया, और बस उतने स्तर पर हम कैसा विचार करेंगे और क्या व्यवहार करेंगे। ठीक इसी तरह से भोले युवक को कैरेक्टर को मैंने ग्रहण करते हुए उस भोलेपन को उसमें करने की कोशिश की, और उसका भी प्रतिसाद मुझे देश भर में बहुत अच्छा मिला। वो रोल मुझे बहुत सराहा गया, और ऐसे तो कई रोल हैं, लेकिन इतना काफी है। जैसा कि वो एक कहावत हमेशा प्रचलित है कि जीवन में सबसे कठिन होता है सरल हो पाना, और आपने वही बताया कि बहुत कठिन होता है सरल होना। कठिन होना तो हर इंसान व्यक्तिगत जीवन में है ही। सर, आज आप जब यहाँ खड़े हैं और आप पीछे का रंगमंच देख रहे हैं, हो रहा रंगमंच देख रहे हैं, तो आप भूत और वर्तमान के आधार पर भविष्य के रंगमंच को किस तरह से देखते हैं? आपका अनुमान क्या कहता है कि आगे रंगमंच की इस दशा और दिशा क्या होने वाली है? उसके बारे में तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन आज जो देख रहे हैं उसके बारे में जरूर कहा जा सकता है। और यदि भविष्य के बारे में कहा भी जाए तो भविष्य तो हमेशा स्वर्णिम है ना नाटक का। बस ये है कि आजकल बहुत गंभीर काम तो बहुत हो रहा है, लेकिन गंभीरता से काम करने वाले लोग कम हैं, और अच्छा काम करने वाले लोग कम हैं। और मतलब ये किसी की समीक्षा या किसी के प्रति कोई संशय नहीं है, पता नहीं आजकल जबकि साधन है, सरकारें पैसा दे रही हैं, क्योंकि नाटक की तो मुख्य समस्या यदि कुछ है तो वो पैसा। बिल्कुल, पैसा तो पर्याप्त है, साधन भी हो गए हैं, लेकिन नाटक की मूल कथा वस्तु और विशेषकर अभिनय, और अभिनय में भी भाव सिरे से गायब होते चले जा रहे हैं। मतलब जो बारीकी है, जो खास मुख्य चीज है अभिनय की, कि संवेदना से ही किसी को पकड़ा जा सकता है, और हम किसी भी कला के द्वारा संवेदना संप्रेषित होती है मूलतः। तो वो पता नहीं क्यों ऐसा है, ये तो हमारी समझ में नहीं आता, लेकिन हाँ, ये आजकल हो रहा है कि ऐसे काम कम हो रहे हैं जो आपके हृदय को छू लें, आपको मन को छू लें, आपके मस्तिष्क में जाकर बैठ जाए। क्योंकि नाटक एक ऐसी चीज़ होती है कि
एक बार देखने के बाद उसका असर बरसों तक रहता है। बिल्कुल सर। और ऐसे एक नहीं कई अवसर हैं, जैसे अभी गांधी जी की बात करें तो गांधी जी का जीवन चरित्र जो बदला है उसके मूल में एक नाटक है। उन्होंने बचपन में राजा हरिश्चंद्र नाटक आपने क्या गजब की बात कही, ये बात तो अचार तो बनने नाटक लायक है। क्या बात, नाटक वो काम कर सकता है, सही बात है, कि बहुत आदमी को पूरी तरह से बदल सकता है। बहुत सही बात। लेकिन आजकल अब ठीक है जो कुछ हो रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी कि जो आपने कहा कि विचार और दृष्टि के साथ काम कर रहे हैं। जो गांधी के साथ हो रहा है वो भी एक नाटक है और वो भी एक रंग चल रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मुझे लगता है कि ये बात लिखकर दर्ज कर लेनी चाहिए। अभी आप जो है तो आपने बताया कि नाटक का भविष्य हमेशा स्वर्णिम है और जो नाटक में काम कर रहे हैं उनको गंभीरता के साथ काम करने की आवश्यकता है। और जो आगे आने वाला रंगमंच है और जो आपके उत्तराधिकारी हैं जो रंगमंच लगातार कर रहे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देंगे? नहीं, बस मैं तो यही ना कि बस अच्छा जो भाई किसी, ये तो स्वतंत्रता मिली हुई है सबको, सबको स्वतंत्रता है कि इस देश में जो चाहे वो कर सकता है, तो किसी के लिए कोई रोक टोक तो है नहीं। जैसे गांधी के लिए कोई कुछ कह किसी के लिए भी, हाँ निश्चित रूप से। लेकिन बचेगा वही जो गंभीरता से काम करेगा, किसी दृष्टि के साथ काम करेगा, किसी विचार के साथ काम करेगा। और जिसे समाज की और यदि इस तरह से मतलब लगभग अब तो थिएटर नाटक ठेकेदारी प्रथा में चल रहा है, तो आज नहीं कल बदलेगा, क्योंकि वो बचेगा नहीं। क्योंकि कला का क्षेत्र ऐसा है कि जहां पर केवल अच्छाई और सच्चाई ही बच पाती है, बाकी तो समाज सब फेंक देता है, उसको ग्रहण ही नहीं करता। वो तात्कालिक रूप से लगता रहे कि ये बहुत मतलब प्रशंसित हो रहा है या इसको इतना लाभ मिल रहा है, आर्थिक लाभ मिल रहा है, पद पैसा प्रतिष्ठा सब कुछ हासिल कर लिया है, लेकिन काम में यदि दम नहीं है, उसमें कला में यदि आपके सच में कोई आत्मा नहीं है, तो वो कोई बचने वाली नहीं है। और ऐसी चीज़ें खत्म हो जाए तो ठीक है, आगे कोई भविष्य में आएगा। इसलिए मैंने कहा कि उसका स्वर्णिम भविष्य सदा है, कि आज नहीं तो कल, क्योंकि काम तो उसी का दिखेगा, काम उसी का बचेगा जो काम अच्छा करेगा, चाहे वो मैं हूं चाहे कोई और। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे। और सबल जी ने तरह तरह की बातें कही और वो बातें जो है ना वो एक साथ से पास आती हैं और फिर फैल जाती हैं, तो आप बड़े गंभीरता के साथ एक एक वाक्यों को समझें। आपने बहुत कुछ कहा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें ज्वाइन किया। धन्यवाद।